श्यामलम कला साहित्य संस्कृति एवं भाषा द्वारा प्रस्तुत है डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया की दो मुक्तक संग्रह अधरों पर मुस्कान और रिश्तों की मधुरिम सौगात एवं हास्य व्यंग कविता राजनीति ने क्या कर डाला पर युवा आलोचक एवं समीक्षक डॉक्टर सुजाता मिश्र के विचार। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, अध्यक्ष प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया सर तथा आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बड़े भाई समान डॉक्टर अजय तिवारी जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपनी कलम से, अपने विचारों से सागर का नाम देश भर के साहित्यिक पटल पर स्थापित करने वाली आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह दीदी, विदुषी प्रखर आलोचक डॉक्टर लक्ष्मी पांडेय मैम, आप सभी को अपनी इस छोटी बहन का सादर प्रणाम। पिता समान आदरणीय उमाकांत मिश्र सर और जिनकी 9 पुस्तकों का आज विमोचन हुआ है, परम आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया सर को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय सर, मैं आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे अपने इन 3 बेहतरीन काव्य संग्रहों की समीक्षा हेतु योग्य समझा। आपके दोनों ही मुक्तक संग्रह और उनमें व्यक्त विचार दरअसल मेरे मन के बहुत करीब हैं। रिश्तों की मधुरिम सौगातें तथा अधरों पर मुस्कान शेष है, ये दोनों ही मुक्तक संग्रह कुछ यूं बन पड़े हैं कि इनको पढ़कर मन को एक तसल्ली, एक सुकून मिलता है, एक उम्मीद जागती है। आज हम जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ लोगों का रिश्तों से मानो विश्वास ही उठ चुका है, वहाँ वाकई ज़रूरत है आज उन लोगों के आगे आने की जिन्होंने न सिर्फ अपना करियर बनाया, व्यावसायिक सफलता प्राप्त की, बल्कि जिन्होंने अपने रिश्तों को सहेजा है, संवारा है और जो जानते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए ही होते हैं। सागर जैसे समाज में जहाँ आज भी संयुक्त परिवारों की संस्कृति है, आप जैसे लोग ही आज की पीढ़ी को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। आप अपनी पुस्तक में इस विचार को बिल्कुल सही रूप में व्यक्त करते हैं। आप कहते हैं, अंधे गूंगे बहरे होकर रिश्ते कई बचाने पड़ते, अनचाहे समझौते करके रिश्ते कई निभाने पड़ते। रिश्तों के उपवन में कोई मौसम नहीं सुनिश्चित रहता, कोशिश करके हमको मौसम खुद अनुकूल बनाने पड़ते। इस मुक्तक में रिश्तों की जटिलताओं और उनको बनाए रखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को आपने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। अंधे गूंगे बहरे होकर जैसे शब्द रिश्तों में कभी कभी जानबूझकर अनदेखी और अनसुनी करने की विवशता को या समझ को दर्शाते हैं। यह पंक्ति रिश्तों को बचाने की गहरी मानवीय इच्छा और उसकी कीमत को व्यक्त करती है। अनचाहे समझौते करके रिश्ते कई निभाने पड़ते। यह पंक्ति रिश्तों की व्यवहारिकता और उनमें आने वाली मुश्किलों को उजागर करती है। यह बताती है कि आदर्श स्थिति से हटकर भी कई बार समझौते करने पड़ते हैं ताकि हमारे रिश्ते बचे रहें, बने रहें। रिश्तों के उपवन, यह उपमा बहुत सुंदर और सार्थक है। यह रिश्तों को एक ऐसे बाग के रूप में चित्रित करती है जिसमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कोई मौसम नहीं सुनिश्चित रहता। यह पंक्ति रिश्तों की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता को बखूबी व्यक्त करती है, क्योंकि आजकल तो खासकर हम देखते हैं कि आज कोई हमारा बहुत अपना है, किसी के साथ हमारा बहुत अपनत्व है, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए, तो एक अनिश्चितता की स्थिति हमेशा बनी रहती है।
कोशिश करके हमको मौसम खुद अनुकूल बनाने पड़ते। यह पंक्ति निराशा के बीच आशा का संचार करती है। यह बताती है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती और हमारे प्रयास से ही हमें उन्हें बेहतर बनाना चाहिए। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रिश्तों के बारे में ही एक अन्य जगह आप कहते हैं, वे रिश्ते सच्चे होते जो लड़कर फिर वापस जुड़ जाते, कभी दूरियां हो जाए तो राह पुरानी फिर मुड़ जाते। लोग नहीं रहते हैं लेकिन रिश्ते फिर भी रहे बाद में, वे रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं जो कपूर जैसे उड़ जाते। इस मुक्तक की जो पहली 3 पंक्तियां हैं, उनमें रिश्तों की गहराई और मजबूती को आपने दर्शाया है और आपने बताने का प्रयास किया है कि जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। और जो अंतिम लाइन है उसमें आपने रिश्तों की क्षण भंगुरता को उजागर किया है। यह मुक्तक रिश्तों के दोनों रूपों को दिखाता है, किस प्रकार से स्थायी रिश्ते कैसे होते हैं और अस्थायी रिश्ते कैसे होते हैं। और यह समझ समय के साथ ही हम सबको आती है। कुछ रिश्ते शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, और लेकिन जो स्थायी रिश्ते हैं वो सदा के लिए हमारे जीवन में रहते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे लेकिन वो लोग हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। आपका दूसरा काव्य संग्रह अधरों पर मुस्कान शेष है। मुझे एक इंस्पिरेशनल काव्य संग्रह लगा जिसके ज़्यादातर मुक्तक मानव मन की अनेक जटिलताओं, उलझनों और जीवन संघर्षों से जुड़े हुए हैं। ये मुक्तक आपके संवेदनशील मन के द्योतक हैं। इस संग्रह के एक मुक्तक का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी क्योंकि इस मुक्तक ने मेरे मन पर विशेष प्रभाव डाला है। हम सभी जानते हैं कि मन तो चंचल होता है, इसमें भावों का आवागमन चलता ही रहता है। मानव मन की इस प्रवृत्ति को आपने अत्यंत सजीवता के साथ और यथार्थपरकता के साथ व्यक्त किया है। आप कहते हैं, कभी महाभारत सा लगता, मानस की चौपाई सा मन, महारास का कृष्ण कभी है, कभी राम सा भटके वन वन, कभी तपस्वी हिमगिरी जैसा, कभी क्षीर सागर का नायक, मरुस्थली की मृग मरीचिका, कभी यही है पावस का घर। इन पंक्तियों में आपने मानव मन की चंचलता और जटिलता को बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। यह मुक्तक आपका भारतीय दर्शन, अध्यात्म और प्रकृति के माध्यम से मानव मन की स्थिति का चित्रण करता है। जब आप कहते हैं कि कभी महाभारत सा लगता और कभी मानस की चौपाई सा, तो इस पंक्ति में आप मन की विशालता और उसमें चलने वाले आंतरिक संघर्षों की तुलना महाभारत से कर रहे हैं, जो मानवीय भावनाओं और रिश्तों के जटिल जाल का प्रतीक है। वहीं जब आप मानस की चौपाई सा मन की बात करते हैं तो आप मन की शांति, स्थिरता और नैतिक मूल्यों की ओर इशारा करते हैं कि मन हमारा ऐसा ही होता है। कभी उसमें द्वंद्व होता है, कभी उसमें आदर्शवादी बातें आती हैं, तो मन की जो एक स्थिति है वो चंचल रहती है। यह मन के भीतर अच्छाई और बुराई के द्वंद्व को आप दर्शा रहे हैं। महारास का कृष्ण कभी है, कभी राम सा भटके वन वन। और इस पंक्ति में आप मन की चंचलता और उसकी अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण की तरह मन कभी आनंदमयी है, प्रेममय है, और सामाजिक उसका जो स्वरूप है उसको आप दिखा रहे हैं। जबकि कभी राम सा भटके वन वन, मन की व्याकुलता, खोज और अकेलेपन की स्थिति को आप चित्रित कर रहे हैं। मन हम सभी कभी ना कभी अपने भीतर जाते हैं और एकाकीपन का अनुभव करते हैं। तो बहुत ही सुंदर और सार्थक आपका यह मुक्तक बन पड़ा है। कभी तपस्वी हिमगिरी जैसा, कभी क्षीर सागर का नायक। यहाँ मन की दोनों विपरीत अवस्थाओं का आप चित्रण कर रहे हैं। तपस्वी हिमगिरी जैसा, मन की दृढ़ता, एकाग्रता, सांसारिक मोह से दूर जाने की प्रबल इच्छा। जबकि क्षीर सागर का नायक, कभी जो हमारा मन चाहता है कि हम मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, जो सब सुख पा लेना चाहता है, इस प्रवृत्ति को आप दर्शा रहे हैं। मरुस्थली की मृग मरीचिका, कभी यही है पावस का घन। यह अंतिम जो पंक्ति है, यह मन की भ्रम और वास्तविकता के बीच झूलती हुई स्थिति को दर्शाता है। मरुस्थली की मृग मरीचिका मन की उन इच्छाओं और आशाओं का प्रतीक है जो अंततः भ्रम साबित होती हैं। जीवन भर हम जोड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन अंत में हमको पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था, एक माया थी। जबकि पावस का घन मन की तृप्ति, शांति और आनंद की भावना को व्यक्त करता है। यह मन की निराशा और आशा के चक्र को दर्शाता है।
सर, यह एक मुक्तक ही आपकी विशद ज्ञान और काव्य प्रतिभा का बहुत स्पष्ट परिचायक है और इससे पता चलता है कि आपका अध्ययन बोध कितना गहरा है, आपने कितना साहित्य पढ़ा है, कितना आपने धार्मिक साहित्य पढ़ा है, पौराणिक साहित्य पढ़ा है। यह एक मुक्तक इसको बहुत खूबसूरती के साथ हमारे सामने रखता है। अब मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगी आपकी तीसरी पुस्तक की, जो कि एक हास्य व्यंग्य संग्रह है और इसका नाम है राजनीति ने क्या कर डाला। इस संग्रह की जो शीर्षक कविता है वह काफी धारदार बन पड़ी है सर। आप लिखते हैं, कपड़े बगुले जैसे उजले लेकिन मन कौवे सा काला, कर पाना पहचान कठिन है, राजनीति ने क्या कर डाला। इस संग्रह की आपकी जो ज़्यादातर कविताएं हैं वह बहुत साफ और तीखे व्यंग्य है, जो हास्य और व्यंग्य से हमारी साहित्यिक रूप में एक अपेक्षा रहती है कि हास्य है होना चाहिए, उसमें व्यंग्य होना चाहिए, लेकिन उसमें एक मर्यादा भी होनी चाहिए। आपने एक कविता इसमें लिखी है, कोई बात नहीं, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगी। एक दिन मेरे पड़ोसी भाई दुखीराम संतोषी बेहद परेशान और घबराए मेरे पास आए। मैंने कहा, भाई संतोषी, आज आपका मन क्यों इतना अधीर है? संतोषी बोला, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बेहद गंभीर है, मेरी समस्या का समाधान करें, पत्नी की बीमारी का सही सही निदान करें। मैंने संतोषी का दुख गंभीरता से लिया, उसकी पत्नी का गहन परीक्षण किया। जांच करते ही मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन ही मन कहा, हाय, संतोषी का तो सत्यानाश हो गया। मेरे चेहरे पर आई उदासी को पढ़कर संतोषी ने उत्साह से बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, कृपया सच सच बताएं, मुझसे कुछ मत छिपाएं। आप जांच के बाद क्यों परेशान हैं? मैंने बुझे स्वर में कहा, संतोषी, भाभी सिर्फ 15-20 दिन की ही मेहमान है। संतोषी ने मेरी बात सुनकर अपना सिर धुनकर गहरी ठंडी सांस लेकर अपने दिल की बात कही, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब 20 साल सहा है तो 20 दिन और सही, 20 दिन और सही। तो बहुत ही आपका जो कविता है उसका जो व्यंग है, उसमें जो हास्य है वो कितना साफ है और कितना मज़ेदार है, यह हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस संग्रह में मुझे यारो मैं घर वाला हूँ, कोई बात नहीं और पत्नी पुराण जो कविताएं हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिनको हम किसी भी महफिल में सुना दें तो लोगों के चेहरे जो है वो खिल उठेंगे। आपका व्यंग तीखा है, स्पष्ट है, बेबाक है, किंतु बेहद शालीन भी, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में व्यंग है। आदरणीय सिरोठिया जी, आपकी इन तीनों पुस्तकों को पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि आप एक उम्दा चिकित्सक क्यों हैं। आप न सिर्फ दवाइयों के माध्यम से लोगों की शारीरिक बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि आप अत्यंत संवेदनशीलता से लोगों के मन को समझते हैं। आपकी कविता में, उनमें व्यक्त विचारों में वो ताकत है जो किसी पीड़ित और आहत मन को दिलासा दे सकती है। मैं मानती हूँ कि साहित्य पढ़ने वाला और साहित्य में डूब जाने वाला व्यक्ति कभी भी मनोरोगी नहीं हो सकता, कभी अवसाद, निराशा या कुंठा में नहीं डूब सकता। साहित्य मानव मन की अनेक जटिलताओं को, चिंताओं को बहुआयामी बनाकर विस्तार दे देता है। वही साहित्य लोक मंगलकारी कहलाता है। इन सशक्त, प्रभावशाली, गहन किंतु सहज और सरल काव्य संग्रहों की सृजन हेतु आपको हार्दिक बधाई। इनमें से कई मुक्तकों को तो चित्र के साथ आपको इंटरनेट पर प्रस्तुत भी करना चाहिए। अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पूर्व यहाँ पर यह इंगित करना चाहूँगी कि जो दो आपके मुक्तक संग्रह हैं, उनमें कुछ मुक्तकों का या उनमें निहित भावों का दोहराव सा भी हुआ है। शेष तीनों ही आपके संग्रह बेहद उम्दा बन पड़े हैं और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का सादर आभार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे
डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया की दो मुक्तक संग्रह अधरों पर मुस्कान और रिश्तों की मधुरिम सौगात एवं हास्यव्यंग कविता संग्रह राजनीति ने क्या कर डाला पर युवा आलोचक एवं समीक्षक डॉक्टर सुजाता मिश्र के विचार। प्रस्तुति श्यामलम कला, निर्माण सहयोग माधव चंद्र चंदेल, आलेख एवं स्वर डॉक्टर सुजाता।